भारत ने आज 1 दिसंबर से औपचारिक रूप से G20 का अध्यक्ष पद संभाल लिया है। वहीं भारत पूरे एक वर्ष के लिए दुनिया के आर्थिक रूप से संपन्न देशों के समूह G20 की अध्यक्षता करेगा। भारत ने इसके लिए 200 से ज्यादा आयोजनों की योजना बनाई है, जिसका आयोजन देश के 50 से अधिक शहरों में किया जाएगा। साथ ही भारत ने इस बात का साफ संकेत दिया है कि ऊर्जा संकट और आतंकवाद को रोकना ही उसका बड़ा एजेंडा होगा। इस पर पीएम मोदी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत की G20 की अध्यक्षता दुनिया में एकता की इस सार्वभौमिक भावना को बढ़ावा देने की ओर काम करेगी। इसलिए हमारा थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है। हम समग्र मानवता के कल्याण के लिए मानसिकता में मूलभूत बदलाव को उत्प्रेरित करेंगे। बता दें, इंडोनेशिया में G20 बाले शिखर सम्मेलन के दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने 16 नवंबर 2022 को सांकेतिक रूप से प्रधानमंत्री मोदी को G20 का अध्यक्ष पद सौंपा था। यानी अब भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है। चुनाव आयोग के अनुसार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में शाम 5 बजे तक रिकॉर्ड 56.88% मतदान हुआ। वहीं तापी में सबसे ज्यादा 72.32% वोटिंग हुई। इस पहले चरण में राज्य की कुल 182 सीटों में से 89 सीटों पर वोट डाले गए। अब दूसरे चरण की 93 सीटों के लिए मतदान 5 दिसंबर को होगा, जबकि मतगणना की प्रक्रिया 8 दिसंबर को होगी। गुजरात के दूसरे चरण के चुनाव प्रचार जोरों पर है। इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गांधीनगर के कलौल में आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और औकात, हिटलर, रावण जैसे बयानों को लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस पार्टी को तो राम सेतु से भी नफरत है। कांग्रेस को पीएम पद को नीचे दिखाने के लिए इस बात पर कंपटीशन चल रहा है कि कौन सबसे ज्यादा गाली दे सकता है। पीएम मोदी ने कहा, मैं गुजरात का बेटा हूँ। जो गुण गुजरात ने मुझे दिए हैं, वह गुण इन कांग्रेसियों को परेशान कर रहे हैं। साथ ही पीएम मोदी ने जनता से पहले के सभी रिकॉर्ड तोड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य में एक बार फिर से कमल का फूल खिलाना है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को डीजे यात्रा सुविधा की शुरुआत कर दी है। इसके तहत राष्ट्रीय राजधानी में हवाई अड्डे पर चेहरे की पहचान प्रणाली के आधार पर हवाई यात्रियों को प्रवेश की अनुमति मिलेगी। पहले चरण में यह सुविधा 7 एयरपोर्ट पर लॉन्च की जाएगी। शुरू में इसे 3 हवाई अड्डों दिल्ली, बेंगलोर और वाराणसी के लिए किया गया है। मार्च 2023 तक इसे हैदराबाद, कोलकाता, पुणे और विजयवाड़ा हवाई अड्डों पर शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद इस तकनीक को पूरे देश में लागू किया जाएगा। फिलहाल डोमेस्टिक फ्लाइट के यात्रियों के लिए इसे लॉन्च किया जा रहा है। गुजरात में पहले चरण के मतदान के बाद अब राजनीतिक पार्टियों ने दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी ने गुजरात के साबरकांठा जिले हिम्मतनगर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जब से बीजेपी की सरकार आई है तभी यहाँ का विकास शुरू हुआ है और आज विकसित गुजरात बना है। पीएम ने कहा कि यहाँ बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। पिछले 20 साल में गुजरात के हर एक क्षेत्र का हमने विकास किया। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यही हमारा मूल मंत्र है। आज पूरा देश सीमा सुरक्षा बल यानी BSF का 58वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस समारोह के उपलक्ष्य में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BSF के जवानों और उनके परिवारों को बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, यह एक ऐसा सुरक्षा बल है जिसका भारत भूमि की रक्षा और पूरी लगन के साथ राष्ट्र की सेवा करने का उत्कृष्ट इतिहास रहा है। मैं प्राकृतिक आपदाओं जैसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के दौरान BSF द्वारा किए जाने वाले नेक कार्यों के लिए भी उसकी सराहना करता हूँ। बता दें, BSF की स्थापना वर्ष 1965 में भारत की सीमाओं की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकने के लिए की गई थी और बांग्लादेश की स्वतंत्रता में सीमा सुरक्षा बल के जवानों की भूमिका अविस्मरणीय है। सुनंदा पुष्कर मौत मामले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर को आरोप मुक्त किए जाने के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर अब पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली पुलिस की अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को नोटिस जारी किया है। पटियाला हाउस ने 18 अगस्त 2021 को पारित एक फैसले में शशि थरूर को मौत के मामले में आरोप मुक्त कर दिया था। अफगानिस्तान में भारत लोगों की मदद के लिए एक बार फिर आगे आया है। भारत अफगानिस्तान में कम से कम 20 रुकी हुई परियोजनाओं में काम फिर से शुरू करने जा रहा है। इस फैसले के चलते अफगानियों को नए रोजगार मिलने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही अर्थशास्त्रियों ने कहा
कि इस कदम से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और अफगानिस्तान में विकास को बढ़ावा मिलेगा और यह लोगों की आय को बढ़ावा दे सकता है और अफगानिस्तान को राजनीतिक अलगाव से बाहर निकाल सकता है। बता दें, इससे पहले भारत ने कई बार अफगानियों की मदद की है। भारत से लगती एलएसी सीमा पर चीन द्वारा षड्यंत्र रचते हुए निर्माण किए जा रहे हैं। इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने गहन चिंता व्यक्त की है। अमेरिका के सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने कहा कि भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास पीपल लिबरेशन आर्मी की एक नई चौकी संबंधी खबर बीजिंग की बढ़ती क्षेत्रीय आक्रामकता का एक और चिंताजनक संकेत है, जो अमेरिका का भारत और अन्य सुरक्षा साझेदारों के साथ संयुक्त प्रयासों को मजबूत करने की आवश्यकता को दोहराता है। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब चीन और उसकी सेना को लेकर ऐसी खबरें सामने आई हो। इससे पहले भी कई बार चीनी करतूतें वैश्विक स्तर पर उजागर हुई हैं। राजस्थान में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने गुरुवार को राज्य में जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्य में जन आक्रोश यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उन्होंने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गहलोत सरकार ने राजस्थान का विकास ना हो, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है। कांग्रेस की गहलोत सरकार ने आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान की भूमि त्याग, तपस्या, शौर्य और बलिदान के लिए पहचानी जाने वाली भूमि है और मैं आशा करता हूं कि जन आक्रोश यात्रा को राजस्थान की जनता का पूरा समर्थन मिलेगा। बता दें, 17 दिसंबर को राजस्थान में गहलोत सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर भाजपा पड़ोसी राज्य में सत्ता परिवर्तन का आगाज करेगी। इसके लिए 1 दिसंबर से 17 दिसंबर तक पार्टी की ओर से राज्य में जन आक्रोश यात्रा निकाली जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज से डिजिटल रुपी यानी ई-रुपी को लॉन्च कर दिया है। केंद्रीय बैंक की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार शुरुआती चरण में मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, भुवनेश्वर के लोग ई-रुपया का इस्तेमाल कर पाएंगे। आरबीआई ने अभी ई-रुपये को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया है। इसके लिए एसबीआई, आईसीआईसीआई, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को चुना है और आम लोगों के लिए जल्द ही ई-रुपी देश के अन्य राज्यों में भी शुरू हो जाएगा। बता दें, डिजिटल रुपी एक डिजिटल टोकन के रूप में मिलेगा। यह उसी मूल वर्ग में जारी किया जाएगा जो वर्तमान में कागजी मुद्रा और सिक्के जारी किए जाते हैं। यानी आपको 10, 20, 50 से लेकर अलग अलग मूल्य के डिजिटल रुपए मिलेंगे। यह बैंकों के माध्यम से वितरित किए जाएंगे। प्रगतिशील अर्थव्यवस्था भारत के प्रत्येक उद्योग क्षेत्र में जमकर निवेश हो रहा है, चाहे वह कृषि हो या सेवा। इसी कड़ी में भारत की उद्यम पूंजी कंपनी ओमनीवोर और फूड टेक उद्यम पूंजी कंपनी एसफेंडर की शोध रिपोर्ट में बड़ी जानकारी सामने आई है। संस्थानों द्वारा जारी इंडिया एग्री फूड टेक इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 के अनुसार वित्त वर्ष 2021 से 22 में कृषि और फूड टेक स्टार्टअप में कुल 4.6 अरब डॉलर का निवेश हुआ है। इस निवेश में वित्त वर्ष 2020 से 21 में हुए निवेश से 119% का उछाल आया है। कतर में चल रही विश्व की सबसे बड़ी प्रतियोगिता फीफा विश्व कप 2022 में बीती रात खेले गए 2 मुकाबलों ने रोमांचक मोड़ लिया। रास अबू अबाउद स्टेडियम में खेले गए पहले मैच में जहां ग्रुप सी ने अर्जेंटीना ने पोलैंड को 2-0 से हरा दिया। इस मैच में पहला गोल अर्जेंटीना के एलेक्सिस एलिस्टर और दूसरा गोल जूलियन अल्वारेज ने किया। वहीं लुसाइल स्टेडियम में खेले गए दूसरे मैच में ग्रुप सी की सऊदी अरब और मैक्सिको के मैच में सऊदी अरब को 1-2 से हार का सामना करना पड़ा।